पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। सुबह नमाज पढ़कर नाश्ते वगैरह से फारिग हुए तभी पता चला कि 10 बजे यूनिटों के कमांडिंग ऑफिसर्स की ऑपरेशन के मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस में हमें किसी ने नहीं बुलाया था। कॉन्फ्रेंस कहीं 12 बजे खत्म हुई। दोपहर के खाने और जोहर की नमाज के बाद हमारा बुलावा आ गया था। हम वहाँ SSG कंपनी के ज़ेरे कमान थे। मेजर शाहिद इकबाल की ख्वाबगाह और दफ्तर एक ही कमरे में थे। हम इजाज़त मांगकर अंदर दाखिल हुए। हमारे सैल्यूट का जवाब देते हुए उसने प्लास्टिक की कुर्सियों की तरफ इशारा किया, बैठो। हमने नशिस्त संभाल ली। शुक्रिया सर। तारुफ के बाद उन्होंने रस्मी गुफ्तगू से तमहीद बांधी। बोले, माजरत, कल मैं मसरूफ था और आप लोगों से मुलाकात नहीं कर सका। खाने पीने और रिहाइश में कोई मसला तो दरपेश नहीं हुआ। सरदार ने नफी में सर हिलाया। नहीं सर। वो मुद्दे पर आए। बोले, तो काम की बात हो जाए। आप लोगों को सूरत हाल वाज़ेह है। मैंने इस बात में सर हिलाया, कहा हाँ, मगर हमें करना क्या है इस बारे में लाइल्म है। वो तफसील बताते हुए बोले, पूरे इलाके को फौज ने घेरे में ले लिया है, लेकिन पुलिस वालों की बड़ी तादाद को डाकुओं ने यरगमाली बनाया हुआ है। इस वजह से न हम तोपखाने की गोलाबारी कर सकते हैं, न हेलीकॉप्टर या जहाज से बमबारी कर सकते हैं। अगर हमला किया जाए तब भी यही सूरत हाल दरपेश होगी कि वो यरगमालियों को जानी नुकसान पहुंचाएंगे। अब लेदे के कमांडोज की छापामार कार्रवाई बची है, लेकिन इस सूरत में भी यरगमालियों के बचने की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। डाकुओं की तादाद काफी ज्यादा है और वो मुकाबले पर तुले हुए हैं। अगर यरगमाली उनके कब्जे में न होते तो आधे घंटे की मार थी, मगर बदकिस्मती के ऐसा नहीं है। उन्होंने चुप साधते हुए कहा, कुछ पल्ले पड़ा? मैंने उलझन आमेज लहजे में पूछा, सर, डाकुओं की एक बड़ी तादाद जजीरे पर मौजूद है और उनके खात्मे के लिए 2 स्नाइपर क्या कर सकते हैं? वो मुतबस्सम हुए। बोले, तो स्नाइपर्स का क्या काम होता है? मैंने इत्मीनान से कहा, कलीदी अफराद को निशाना बनाना। उनकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। बोले, यहाँ भी आप लोगों ने सिर्फ एक ही शख्स को निशाना बनाना है और जंग खत्म। सरदार ने बेसब्री जाहिर की। वो कैसे? मेजर शाहिद ने वजाहत की। बोले, गैंग का सरबराह मुन्ना है और वो तकरीबन हथियार डालने पर आमादा है, मगर उसका दस्ते रास्त जहान उर्फ झल्लू मुखालिफत कर रहा है। झल्लू का गैंग में बहुत असर और रसूख है। यूं समझो उसकी मर्जी के बगैर मुन्ने को राजी नहीं किया जा सकता। अलबत्ता उसकी हलाकत की सूरत कवी इम्कान है कि मुन्ना गिरफ्तारी दे दे। सरदार पुरएतमाद लहजे में बोला, ये तो कोई मसला ही नहीं। मैंने जल्दी से पूछा, क्या झल्लू की दूर से शनाख्त मुमकिन है? मेजर साहब ने इनकार में सर हिलाया। बोले, मैं सिर्फ तस्वीर दिखा सकता हूँ। मैंने साफ गोई से कहा, फिर तो मसला बनेगा। हदफ की निशानदही आपका काम है और उसे अंजाम तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी। मेजर साहब ने मानी खेज लहजे में कहा, अगर अपना काम भी हम आपकी सवाबदीद पर छोड़ना चाहें तो। मैं सोच में पड़ गया। उन्होंने मुंह बनाया। बोले, वसीम साहब बड़ी तारीफें कर रहे थे कि उन्होंने अपने बेहतरीन स्नाइपर हमारे पास भेजे हैं। मैंने ख्याल जाहिर किया। कहा, जजीरे पर जाए बगैर मतलूबा आदमी को निशाना बनाना नामुमकिन है, क्योंकि इतने फासले से टेलीस्कोप साइट से किसी को तस्वीर की मदद से पहचानना तकरीबन नामुमकिन है। दूसरा, दरिया किनारे मुझे कोई ऐसा मकाम नजर नहीं आ रहा जहां से जजीरे पर कारगर फायर किया जा सके। उन्होंने बेनियाजी से कंधे उचकाए। बोले, पेड़ गिनने की बजाय मैं आम खाने में दिलचस्पी रखता हूँ। आप अपनी जरूरियात बताएं और काम पूरा करें। सरदार और मैंने एक दूसरे को देखा। उसने धीरे से सर हिला दिया। मैं मेजर साहब की तरफ मुतवज्जे हुआ। कहा, हमें हल्की स्नाइपर राइफलें चाहिए होंगी, क्योंकि रेंज मास्टर को जजीरे पर ले जाना मुश्किल होगा। इस बात में सर हिलाते हुए उन्होंने पेशकश की। कहा, मिल जाएगी। कोई मददगार चाहिए तो कमांडो प्लेटून से बंदे ले सकते हो।
मैंने पूछा जजीरे तक पहुंचने का आसान तरीका क्या होगा। उन्होंने कहकहा लगाया, बोले ढूंढो। मैंने नशिस्त छोड़ते हुए कहा, फिर इजाजत दें। सरदार भी मेरी तकलीद में खड़ा हो गया था। शाहिद साहब ने हमें हाथ से बैठने का इशारा किया, बोले मजाक कर रहा था यार। अफसर के मजाक पर हम मूड तो नहीं बना सकते थे। खामोशी से बैठ गए। हमारे संजीदा चेहरे देखते हुए मेजर साहब मतलब की बात पर आए। बोले काम थोड़ा मुश्किल है। मैं कमांडोज के भेजने के हक में था, मगर झल्लू का खात्मा करने वाले की अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मगर आप लोगों ने चूंकि उसे नजदीक से नहीं लंबे फासले से निशाना बनाना है, इसलिए आपको किसी कमांडो की निस्बत खतरा कम होगा। अलबत्ता वहां तक पहुंचना भी काफी दुश्वार है। तो पहले ये बताएं, तैराकी जानते हैं या नहीं? हम बैक जबान बोले, अच्छी तरह जानते हैं। वो फिर कहने लगे, जजीरे पर गंदुम का अच्छा खासा जखीरा मौजूद है। माल मवेशी की भी कमी नहीं। प्याज टमाटर में भी ये लोग खुद कफील हैं। अलबत्ता मसाला जात, चीनी पत्ती, घी, सिगरेट्स, नस्वार वगैरह जैसी अशिया का खातिर खा जखीरा ये जमा नहीं कर सके थे, और अब ये सामान इन्हें बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। जजीरे से बाहर भी उनके काफी हमदर्द मौजूद हैं, जो रात की तारीकी में ट्यूब के जरिए बहाव के रुख तैरते हुए जजीरे तक सामान पहुंचा रहे हैं। नाइट विजन साइट्स की वजह से घेराव के पहले ही दिन ये लोग हमारी नजरों में आ गए थे, लेकिन हमने जानबूझकर नजरअंदाज किए रखा। अलबत्ता सीक्रेट सर्विस ने पोशीदा रहकर उन लोगों के ठिकाने मालूम कर लिए हैं। अब डाकुओं के तमाम हमदर्द हमारी नजरों में हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने में कोई फायदा नहीं था, इसलिए हमने ढील दिए रखी। अब आप दोनों उन्हीं के भेस में जजीरे तक पहुंचोगे। मैंने पूछा, वो अपने आदमियों को पहचानते नहीं होंगे? वो इत्मीनान से बोले, जो आदमी सामान पहुंचाते हैं वो वहां रुकते नहीं हैं, बल्कि सामान छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मैंने मायूसी जाहिर की, फिर तो सारा किस्सा ही फजूल है। मेजर साहब वजाहत करने लगे, बोले जजीरे की लंबाई चौड़ाई अच्छी खासी है। डाकुओं की रिहाइश मखसूस इलाके में है, अलबत्ता निगरानी वो पूरे जजीरे की करते हैं। जजीरे में चंद अफराद का दाखिल होना उतना दुश्वार नहीं है, लेकिन वहां छुप कर काम करना काफी मुश्किल है, और ज्यादा तादाद में कमांडो भेजने का मतलब खुली लड़ाई है, जिसका नुकसान यरगमालियों की मौत की सूरत बरामद हो सकता है। अगर उनके कब्जे में पुलिस के जवान न होते तो हमें इतनी तगोदौ न करनी पड़ती। और सच कहूं तो पुलिस के अलावा एक बड़ी सरकारी शख्सियत का बेटा भी डाकुओं की कैद में है। वो बेगैरत किसी लड़की के चक्कर में उनके हत्थे चढ़ा है। ये लोग खूबसूरत लड़कियों के जरिए मुतमव्विल खानदानों के लड़के फांसते हैं, फिर उन्हें जजीरे पर कैद करके मुंह मांगा तावान वसूल करते हैं। मगर उस लड़के को घेरने का मकसद तावान के साथ अपने मुतालिबात भी तस्लीम करवाना था। अब वो लड़का और पुलिस वाले हमारी राह के बड़े रोड़े बन गए हैं। हम उनकी वजह से खुलकर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। आप लोगों को चंद दिन छुप कर रहना होगा, और स्नाइपर कैसे छुपते हैं इस बारे में आप दोनों मुझसे बेहतर जानते होंगे। बाकी आपका काम फकत झल्लू को ठिकाने लगाकर अपनी जानें बचाकर निकलना है। कभी उम्मीद है कि उसके बाद 1-2 दिन के अंदर हालात सुधर जाएंगे। मैंने मशवरा देते हुए कहा, अगर उनके आदमियों के भेस में गए तो आपको मुकम्मल सेटअप को गिरफ्तार करना पड़ेगा, और हमें जजीरे में घुसने का मौका भी जाने मिल सके या नहीं। इसकी बजाय हम अपने तरीके से चले जाते हैं और किसी ऐसे कोने से जजीरे में घुसने की कोशिश करेंगे जहां उनके पहरेदार मौजूद ना हो। उसके बाद इंशाल्लाह वो हमें तलाश नहीं कर पाएंगे। मेजर साहब ने लम्हा भर सोचकर असबात में सर हिलाया, बोले जैसे मुनासिब समझो। और सच कहूं तो तुम दोनों को भेजने की वजह भी यही है। गोरीले और स्नाइपर में यही बुनियादी फर्क होता है कि गोरीला जितना भी जीदार हो, स्नाइपर जैसी छुपने की सलाहियत और हदफ का इंतजार करने की बर्दाश्त नहीं रखता। सरदार ने एतमाद भरे लहजे में कहा, सर इजाजत दें और इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। हम जाने के इरादे से खड़े हो गए। मेजर साहब ने हमें जाने की इजाजत देते हुए हकीकत उगली। बोले, मायूस आप मुझे नहीं खुद को करेंगे, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं। हम सलूट करके निकल आए। सरदार ने मुंह बनाया, बोला, राजा तेरी नहूसत किसी दिन मुझे भी ले डूबेगी। मैंने झिड़का, कहा मिन्नत किसने की थी, किस हाथ आओ। वो जल्दी से बोला, इसीलिए तो खुद को कोस रहा हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, ये काम मेरे लिए रहने दो। वो तानाजन हुआ, बोला, कोई अच्छा काम तो तुमसे हो नहीं सकता, बस बकबक करना ही सीखा है। मैंने कहका लगाते हुए कहा, खान को कोसने से अच्छा काम क्या हो सकता है। उसने धमकी दी, बोला, ख्याल करो पलवशा भी खान है, और मैं मिनवन सारी गुफ्तगू अपनी बहन के सामने दोहरा दूंगा। उसे जलाने के लिए मैंने एक और कहकहा बुलंद किया। यूं ही गपशप करते हम एमटी तक आए और कमांडो कंपनी की गाड़ी लेकर दरिया की तरफ रवाना हो गए। अगले आधे घंटे में हम दरिया किनारे पहुंच गए थे।
घंटा डेढ़ हम दरिया उबूर करने और जजीरे में छुपने के तरीक़े कार पर बहस करते रहे। बहाव के रुख ट्यूब पर तैरते हुए जजीरे तक पहुंचना उतना मुश्किल नहीं था, अलबत्ता वहां मकसद पूरा होने तक छुप कर रहना मुश्किल था। वो दिन और उससे अगला दिन हमने रैकी में गुजारा और फिर उससे अगली रात 12 बजे के करीब हम जाने को तैयार थे। मेरे पास मजबूत प्लास्टिक के गिलाफ में लिपटी थंडर बोल्ट मौजूद थी। सरदार के झोले में स्नाइपिंग का जरूरी सामान और इजाफी एमुनिशन मौजूद था। साइलेंसर लगे पिस्टल हमने मोमी लिफाफों में लपेट कर होल्स्टर में रख लिए थे। सरदार के पास क्लैशनकोफ भी मौजूद थी, क्योंकि दूरमार निशानेबाजी के अलावा क्लैशनकोफ स्नाइपर राइफल से ज्यादा कारआमद थी। 2 बड़ी ट्यूबों के साथ एक गाड़ी हमें छोड़कर वापस चली गई। दरिया खूब चढ़ा हुआ था और रात के वक्त किनारे से टकराने वाली लहरें उसे कुछ ज्यादा ही खतरनाक अंदाज में पेश कर रही थीं। हकीकत यही है कि अंधेरा मसाइब और आफतों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। डाकुओं के खतरे से पहले हमें दरिया से नबरदाजमा होना था। शायर कहता है, दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियां लगे। और हमारे पास तो ले दे के रबड़ की ट्यूबें थीं। गो दोनों बेहतरीन तैराक थे कि स्नाइपर की तरबियत में सिखलाई का कोई पहलू तिश्ना नहीं छोड़ा जाता। स्नाइपर वो सीगा है जिसका इस्तेमाल रिवायती जंग के हर मरहले यानी हमला, दिफा, पेशकदमी, पसकदमी, रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाके की लड़ाई वगैरह में जितना ज़रूरी और अहम होता है, उतना ही गैर रिवायती जंग के लिए भी अहम होता है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं था कि अच्छा कमांडो अच्छा स्नाइपर भी हो, अलबत्ता अच्छे स्नाइपर का अच्छा कमांडो होना अशद ज़रूरी है। सरदार ने झोले को पीठ पर लादते हुए संजीदा लहजे में मूशगाफी की। बोला, राजे, मगर डूबते वक्त कलमा शहादत मुंह में पानी जाने की वजह से पढ़ा ना जा सके तो क्या मगफिरत हो जाती है? उमूमन मुश्किल मार्के पर रवाना होने से पहले वो कलमा शहादत ज़ेरे बहस जरूर लाया करता। मैं इत्मीनान से बोला, तुम पढ़ भी लो तब भी मगफिरत की उम्मीद कम ही है। वो भिन्नाते हुए बोला, क्यों? मेरे आमाल भी अपने करतूतों जैसे नजर आते हैं जो मगफिरत की उम्मीद ही गायब करती। मैंने कहा, तुमसे दोस्ती के अलावा मेरा काबिल एतराज फेल बताओ। मैंने प्लास्टिक के गिलाफ में लिपटी हुई थंडर बोल्ट राइफल का थैला पुश्त पर लाद लिया। वो फौरन बोला, काबिल एतराज नहीं, काबिल मुआखजा समझो। मैं तंजिया अंदाज में बोला, तुम्हारे स्याह नामा अमाल में सबसे ज्यादा कालक मुझ पर बदगुमानी की होगी। वो बोला, हकीकत को गुमान कहना तुम्हारा ही हौसला है। उसने स्पोर्ट्स शूज उतार कर मोमी लिफाफे में लपेट लिए, क्योंकि जजीरे पर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें जूतों की ही जरूरत पड़ती। गर्मियों के मौसम में जंगल में सबसे ज्यादा खतरा सांप बिच्छुओं का होता है। हमने कपड़े भी उतार कर मोमी लिफाफे में डाल लिए थे और उस वक्त हमारे बदन पर सिर्फ जांघिया बाकी था। मैंने मौजू तब्दील करते हुए कहा, चलें, वरना बातूनी खान बकिया रात गपशप में गुजार देता। वो बोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने ट्यूब उठाकर पानी में कदम रख दिए। गर्मी के मौसम में दरिया के पानी का लम्स कितना खुशगवार होता है, इसके लिए किसी वजाहत की जरूरत नहीं। अलबत्ता रात के इस पहर चढ़े हुए दरिया का सामना करना किसी लिहाज से खुशगवार नहीं था। किनारे के साथ ही पानी कमर से ऊपर तक था। ट्यूब पर सीने के बल लेटकर हमने खुद को दरिया के हवाले कर दिया। बहते पानी में तैराकी करना खड़े पानी की निस्बत बहुत आसान है। बस तैरने का तरीका आना चाहिए, बाकी काम पानी खुद कर लेता है। हमें चूंकि दरिया के बीच पहुंचना था और बगैर हरकत किए ये मुमकिन नहीं था, इसलिए हाथों को चप्पुओं की तरह चलाते हुए हम ट्यूब को दूसरे किनारे की तरफ धकेलने लगे। पानी के बहाव के साथ बहते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता दरिया को भी उबूर कर रहे थे। ट्यूबों ने हमारा काम आसान कर दिया था। एक तो उससे आवाज पैदा नहीं हो रही थी, दूसरा रफ्तार भी तेज थी और वजन वगैरह को पार ले जाना भी मुश्किल नहीं रहा था। दरिया के दरमियान में पहुंचकर हमने ट्यूब को धकेलना बंद कर दिया, क्योंकि हमें बहाव के साथ जजीरे के आखिरी किनारे के करीब पहुंचना था। हमें वहां तक पहुंचते ज्यादा देर नहीं लगी जहां से किनारे के साथ लगना था। मैंने सरदार को छेड़ते हुए कहा, खान साहब, अगर किनारे पर पहुंचते ही भाई लोग टकरा गए तो नंगे मारे जाएंगे। वो इत्मीनान से बोला, तो परेशान मुझे होना चाहिए जिसकी कोई इज्जत है, तुम्हें क्या खतरा? ट्यूब को जजीरे के किनारे की तरफ धकेलते हुए मैं आहिस्ता से बोला, अल्लाह पाक की शान, रात दिन बदेसी बीवी से बेइज्जत होने वाला खुद को इज्जतदार गिनवा रहा है। वो मुंह बनाते हुए बोला, बीवी से बेइज्जत होना किसी गैर औरत से बेइज्जत होने से 1000 गुना बेहतर है। मैंने डींग मारते हुए कहा, किसी गैर औरत की जुर्रत के मेरी बेइज्जती कर सके? सरदार ने मुंह बनाया, बोला, मुंह ना खुलवाओ यार, मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है, मगर अब किनारे लगने वाले हैं इसलिए थोबड़ा बंद करना पड़ेगा। मैं खामोश हो गया। चांद तीसरे क्वार्टर में था और उस वक्त तक मशरिक से सर उभार चुका था।
फौजी कार्रवाइयों में चांद की अहमियत अहमियत होती है और किसी भी मिशन पर जाने से पहले चांद का जायजा लेना जरूरी समझा जाता है। इस मकसद के लिए चांद की 4 हालतें मुकर्रर की गई हैं, यानी पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वार्टर। किनारे के करीब पहुंचते ही हमने चुप साध ली। चांद की रोशनी हमें काफी मदद फराहम कर रही थी, वरना घुप अंधेरे से बचने को शदीद ऐनक की मदद लेना पड़ती। डाकू उमूमन जजीरे का दूसरा किनारा इस्तेमाल करते थे। इस जानिब आने का मकसद ये था कि भागने में सहूलत रहे। ट्यूब से उतरकर हमने कीचड़ में पांव रख दिए। सरदार ने सरगोशी की, बोला किनारे पर चढ़कर जायजा लो, मैं ट्यूबों से हवा निकालता हूँ। मैं असबात में सर हिलाता हुआ किनारे की तरफ बढ़ गया। हल्की सी तगदो के बाद मैं ऊपर पहुंच गया। किनारे पर काफी झाड़ियां उगी थीं, दरख्त भी काफी थे। दूर दूर तक दिखाव की सहूलत मैसर नहीं थी, उसके लिए किसी दरख्त पर चढ़ना जरूरी था, मगर फिलहाल मैं उसकी जरूरत महसूस नहीं कर रहा था। झोले से नाइट विजन निकाल कर ऑन की और आंखों से लगाकर दाएं बाएं का जायजा लिया। कोई मशकूक चीज और हरकत न देखकर मैंने सरदार को सब अच्छा का इशारा किया। वो मोहतात अंदाज में ट्यूबों को खाली करने लगा, क्योंकि ट्यूबों को छुपाना जरूरी था। उन्हें वहीं छोड़ देते तो हमारा आना राज न रहता, दरिया में बहा देते तो वापसी में मसला होता। ट्यूबें खाली करके सरदार ऊपर आ गया था। हमने कपड़े पहनकर ट्यूबों को छुपा लिया और जाने को तैयार हो गए। अब आगे के मराहिल दरपेश थे। स्नाइपर के लिए पहला मरहला दुश्मन की बेखबरी में उसके इलाके में पहुंचने का होता है। उसके बाद हदफ की तबाही का नंबर आता है और उन दोनों मराहिल के दरमियान इंतजार का पुरअज़ियत मरहला। इस मिशन में बुनियादी मसला हदफ की पहचान का था। हमें हदफ की पहचान नहीं थी और न हदफ के इंतजार में घात में बैठ सकते थे। सरदार ने मशवरा लिया, बोला मचान बनाना मुनासिब रहेगा या नीचे डेरा लगाना पड़ेगा। मैंने कहा एक आध दिन का खेल नहीं है कि मचान बनाने की जरूरत पेश आए। सरदार मुसिर हुआ, बोला रात गुजारने को तो मचान ही मुनासिब रहेगी। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा जजीरे का जायजा लिए बगैर जगह का इंतखाब आसान नहीं होगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, गोया सांप या बिच्छू से डसवाने का पक्का इरादा है। मैंने हंसते हुए कहा, मैं सांप बिच्छू पर तरस नहीं खा सकता। अगर एक खान को डसकर वो मरना ही चाहते हैं तो उनकी मर्जी। सरदार ने दांत पीसे बोला, राजे सुधर जा। मैंने कहा, वाह, छलनी कूजे को कहती है कि तुम में 2 सुराख हैं। ये कहते हुए मैंने नादानिस्तगी में कहकहा बुलंद किया। सरदार ने तंबीह की, आहिस्ता। मगर उसी वक्त थोड़े फासले से एक हयूला उठकर भागा। मैंने फौरन पिस्तौल निकाला, मगर गोली चलाने से पहले वो झाड़ियों का हिस्सा बन चुका था। उसका रुख दरिया की तरफ था। मैं उसके पीछे जाने का सोच ही रहा था कि सरदार की सख्त आवाज मेरे कानों में पड़ी, खबरदार अगर हिलने की कोशिश की। वो उसी झाड़ी के करीब था जहां से निकलकर नामालूम शख्स दरिया की तरफ भागा था। इसी असना में दरिया की जानिब छपाका हुआ जैसे कोई पानी में कूदा हो। शदीद भागने वाला सख्त डरा हुआ था। मैं कदम बढ़ाते हुए सरदार के करीब हुआ, जिसने एक शख्स पर क्लैशनकोफ तानी हुई थी। उसी वक्त मेरी समातों में गिड़गिड़ाती हुई निस्वानी आवाज पड़ी, अल्लाह दे वास्ते में को वंजा डेओ। मैं चौंका। एकदम कहानी के ताने बाने मेरे पल्ले पड़ गए। प्रेम पंछी तन्हाई की तलाश में आम आबादी से दूर आकर एक दूसरे को हाले दिल सुना रहे थे और ऊपर से हम टपक पड़े। आशिक बेचारे को मोहब्बत की बजाय जान बचाने की पड़ गई। यकीनन चंद लम्हात पहले तक वो लड़की के लिए यूं जान देने के दावे कर रहा होगा जैसे पाकिस्तानी सियासतदान इलेक्शन से पहले महंगाई खत्म करने के किया करते हैं। लेकिन जो ही खतरा महसूस किया उसने भागने में आफियत जानी। ये भी मुमकिन था कि लड़की किसी बड़े गुंडे की बीवी, बेटी या मंजूर नजर होती। बहरहाल अब वो लज्जाजत और मिन्नतजारी से जान बख्शी की दरखास्त कर रही थी। लड़की सराइकी बोल रही थी। अल्फाज न सही अंदाज से सरदार को भी मालूम हो गया था कि वो क्या कह रही है, मगर उसने अक्लमंदी की कि खामोश रहा। मैंने छोटी टॉर्च की रोशनी उस तरफ फेंकी। वो अपने लिबास को दुरुस्त कर रही थी। करीब ही जेरी मर्दाना लिबास पड़ा था। आशिक नामुराद ने कुछ ज्यादा ही उजलत का मुजाहरा किया था। वो एक खुश शक्ल लड़की थी। उसे मुसलसल रोशनी के दायरे में रखना मुझे मुनासिब न लगा। टॉर्च बुझाते हुए मैंने तंजिया अंदाज में कहा, यह खेल कब से शुरू है? मेरा अंदाज यूं था जैसे हमारा ताल्लुक जजीरे से हो। वो सिसकते हुए बोली, भाई माफ कर दो, दोबारा गलती नहीं होगी। मैंने गहरा सांस लेते हुए सोचने की अदाकारी की। फिर मानी खेज लहजे में कहा, पहले तफसील बताओ ताकि तुम्हें माफ करने के बारे में सोचा जा सके। उसने थोड़ी ली तो लाल की, मिन्नत समाजत की कि उसे कुछ मालूम नहीं। मुझे थोड़ी डांट टपट करना पड़ी, हल्का फुल्का धमकाना पड़ा, तब जाकर उसने अपना मुंह खोला। तो
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।